नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषी योगों की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक अत्यंत सुफल देने वाला योग जिसका नाम है राज संबंध योग। राज संबंध योग, जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके कुछ बहुत हाई लेवल के कॉन्टैक्ट्स हो, बहुत कोई कह लीजिए कि बहुत कोई हाई लेवल स्टेटस का आदमी हो या बहुत हाई लेवल के कॉन्टैक्ट्स हों। यहाँ पे अगर हम इसको पुरातन जो इसकी डिफिनीशन है उसके आधार पर लें तो राज संबंध योग का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति कि जो कि राजा के दरबार में कोई बड़े उच्च स्तर का कोई मंत्री हो, कोई बहुत उसका जो मुख्य और मेन काम है उसको संभालने वाला हो। और इसी राज संबंध योग को जब हम आधुनिक संदर्भ में देखें तो उसका मतलब ये निकलता है कि कोई ऐसा व्यक्ति कि जो कि बहुत कोई क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे वो स्थापित हो और उसका बड़ा महत्व हो उस व्यक्ति का, जिस भी जगह पे वो काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, जिस भी जगह पे है उसका वहां पे बहुत इंपॉर्टेंस हो। राज संबंध मतलब ऐसा व्यक्ति से गवर्नमेंट से इसको बहुत फेवर प्राप्त होता है, गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट प्राप्त होता है। ऐसे लोग किसी हाई लेवल स्टेटस की जॉब करने वाले होते हैं या कह लीजिए कोई उच्च स्तर का बहुत तगड़ा व्यवसाय कर रहे होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही विद्वान होते हैं, वाक कौशल में निपुण होते हैं, कूटनीति में माहिर होते हैं, डिप्लोमेटिक में लोग माहिर होते हैं। राज संबंध योग का मतलब अगर हम इसको पुरातन संबंध में लें तो मतलब ये होगा एक ऐसा व्यक्ति कि जो राज परिवार, राज घराने से जुड़ाव रखता हो। और इसको अगर हम आधुनिक संदर्भ में देखें तो इसका मतलब ये होगा कोई ऐसा व्यक्ति जो कि जो प्रशासन है, जो शासन है, उससे उसका जुड़ाव हो और वो ऐसे हो कि वो प्रशासन और शासन में किसी बहुत मुख्य, इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रमुख पद पर वो आसीन हो या स्थापित हो। तो कहने का मतलब अगर हम मूल संदर्भ में बात करें तो राज संबंध योग बहुत हाई लेवल का स्टेटस जातक को प्रदान करता है। जीवन में कोई हाई लेवल की जॉब जातक अपने जीवन में प्राप्त करता है, कोई बहुत ही उच्च स्तरीय और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मुख्य और बहुत ही प्रमुख पद पर जातक आसीन होता है। जातक बहुत विद्वान होता है, बहुत ही गुणवान होता है और उसके पास ऐसे जो बहुत प्रशासनिक, समझ लीजिए प्रशासनिक स्तर पर जो बहुत मुख्य और उच्च स्तर के पद होते हैं उनको संभालने की उसके पास काबिलियत होती है, हुनर होता है, स्किल होती है, एबिलिटी होती है। तो कहने का मतलब जैसे कि नाम से ही तात्पर्य स्पष्ट हो रहा है, राज संबंध योग व्यक्ति को एक उच्च स्तर का दर्जा, उच्च स्तर का मुकाम जातक को जीवन में प्राप्त कराता है। अब हम बात करते हैं कि राज संबंध योग कुंडली में बनता कैसे है, क्या इसकी डिफिनीशन है, कैसे बनता है। तो मित्रों, राज संबंध योग की 3 प्रकार की परिभाषा ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है। राज संबंध योग की 3 प्रकार की परिभाषा, 3 तरीके से कुंडली में राज संबंध योग का निर्माण हो सकता है। तो सबसे अब हम पहले तरीके पर बात करते हैं कि सबसे पहले तरीके की क्या परिभाषा है, किस प्रकार से कुंडली में राज संबंध योग का निर्माण हो सकता है। मित्रों, जो सबसे पहली परिभाषा बताई गई है उसमें कहा गया है जो कुंडली में 10वें स्थान का स्वामी अर्थात दशमेश कुंडली में, हाँ मित्रों एक बार और ध्यान दीजिएगा कि इस चीज को समझने के लिए, इस योग को समझने के लिए यहाँ पे 2 टेक्निकल पॉइंट्स आएंगे, 2 टेक्निकल कॉन्सेप्ट आएंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको डिफिनीशन बताने से पहले मुझे कुछ 2 चीजों को, टेक्निकलिटीज को समझाना पड़ेगा क्योंकि वो इन योगों को बनाने में उसका इस्तेमाल हुआ है और हमें उसको समझना जरूरी है। मित्रों, कुंडली में आत्मकारक ग्रह, जो आत्मकारका ग्रह होते हैं वो होते हैं आपके पास। अगर आपने आप कुंडली खोल के देखिएगा तो उसमें आप देखिएगा जिस ग्रह की सबसे ज्यादा डिग्री होगी उसको हम आत्मकारक ग्रह कहते हैं और फिर उसी श्रृंखला में जो सबसे ज्यादा डिग्री हो गया वो तो आत्मकारक हो गया। फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आएगा उसको हम अमात्य कारक ग्रह कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप अपनी कुंडली अगर उठा के देखिए तो उसमें जिस ग्रह के पास सबसे ज्यादा डिग्री होगी उसे हम कहेंगे आत्मकारक ग्रह और फिर आत्मकारक ग्रह के बाद जो दूसरा ग्रह होगा जिसकी उसके बाद दूसरे नंबर पे डिग्री होगी उसको हम अमात्य कारक ग्रह कहेंगे। तो लग्न चार्ट में जिस ग्रह की सबसे ज्यादा डिग्री हो गया वो हो गया आत्मकारक
और उसके बाद जिस ग्रह की डिग्री होगी वो हो गया अमात्य कारक। तो ये एक टेक्निकल फैक्टर है जो कि इस योग बनाने में इसका इस्तेमाल होगा, इसलिए इसको समझना जरूरी था। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा के ऊपर, कैसे कुंडली में पहली परिभाषा के अंतर्गत राज संबंध योग का निर्माण होता है। तो मित्रों, तो जो पहली परिभाषा बताई गई है उसमें कहा यह गया है जो कुंडली में जो दसम स्थान का स्वामी अर्थात दशमेश है, वह कुंडली में हमें यह देखना पड़ेगा कि कुंडली में अमात्य कारक, जो हमारा अमात्य कारक ग्रह कुंडली में कहां बैठा है। कुंडली में सबसे पहले हमें यह देखना होगा अमात्य कारक ग्रह कहां बैठा है। तो अमात्य कारक ग्रह जहां बैठा है मतलब वो ग्रह जो कि लग्न चार्ट में जिसके पास ऊपर से दूसरे नंबर की डिग्री हो, उसके पास मतलब जो सबसे ज्यादा डिग्री होगी जिसके ग्रह के पास वो हो गया आत्मकारक, और उसके बाद जो दूसरे नंबर से जिसके पास डिग्री होगी वो होगा अमात्य कारक। तो इसकी जो पहले प्रकार की परिभाषा है उसके अंतर्गत डिफिनीशन ये है कि अमात्य कारक ग्रह कुंडली में जहां कहीं बैठा है, जिस राशि में बैठा है, उस राशि का स्वामी कुंडली में दसम स्थान के स्वामी अर्थात दशमेश से युति करे या दशमेश के ऊपर दृष्टि डाले। मतलब कह लीजिए कि कुंडली में जो दशमेश की स्थिति है, दशमेश अमात्य कारक ग्रह जहां बैठा है, जिस राशि में बैठा है, उस राशि का स्वामी दशमेश के साथ चाहे युति करे, मतलब दसम भाव के स्वामी अर्थात दशमेश से चाहे युति करे या दशमेश के ऊपर दृष्टि डाले, या फिर दशमेश अमात्य कारक ग्रह के साथ ही युति में हो या अमात्य कारक अपने आप में ही दशमेश के ऊपर दृष्टि डाले। ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये थोड़ा सा टेक्निकल डिफिनीशन है, इसको समझना पड़ेगा कि कुंडली में जो हमारा पहले तो आप इसको समझ लीजिए कि जो हमारी पहली प्रकार की परिभाषा है राज संबंध योग बनाने की, उसमें कहा गया कि सबसे पहले आप ये देखिए कुंडली में अमात्य कारक ग्रह कहां बैठा है। अमात्य कारक ग्रह हुआ जिसके पास दूसरे नंबर की डिग्री है पूरे लग्न चार्ट में। अब अमात्य कारक ग्रह जिस राशि में बैठा है, उस राशि का स्वामी दशमेश के साथ चाहे युति करे या दसम भाव के स्वामी अर्थात दशमेश के ऊपर वो दृष्टि डाले। मतलब अमात्य कारक ग्रह जिस राशि में बैठा, उस राशि का स्वामी चाहे दशमेश के ऊपर दृष्टि डाले या दशमेश के साथ युति करे, तब राज संबंध योग का निर्माण हो जाएगा। या फिर दशमेश अमात्य कारक ग्रह के साथ युति में ही हो या अमात्य कारक ग्रह दशमेश के ऊपर दृष्टि डाले। तो इस प्रकार से पहली प्रकार की परिभाषा के अंतर्गत कुंडली में राज संबंध योग का निर्माण हो जाएगा। आपको चूंकि परिभाषा थोड़ा जो डिफिनीशन है थोड़ा टेक्निकल है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं कि किस प्रकार से पहली परिभाषा के अंतर्गत राज संबंध योग का निर्माण होगा। तो जो हमारी डिफिनीशन में कहा गया है दोस्तों, उसमें यह कहा है मित्रों कि जो हमारा दशमेश है वो हमारा एक इसमें प्रमुख रोल निभाएगा, इस योग को बनाने में। और दूसरा वो कि अमात्य कारक ग्रह जिस राशि में बैठा है, उस राशि का स्वामी दशमेश के ऊपर चाहे दृष्टि डाले चाहे दशमेश से युति करे। तो मित्रों, हमें ये देखने में आपको समझाने कि मैंने ये जो सैंपल चार्ट लिया है वो सिंह लग्न का है। और मित्रों, सिंह लग्न में जो दसम भाव में जो राशि आ रही है वह है वृषभ राशि, और वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। तो इस कुंडली में दशमेश हो गए शुक्र। अब मैंने आपको बताया कि आप जिस लग्न चार्ट में जिस ग्रह के पास सबसे ज्यादा डिग्री होगी वो होगा आत्मकारक ग्रह, फिर उसके बाद जिस ग्रह के पास दूसरे नंबर की डिग्री होगा अमात्य कारक ग्रह। तो मैंने मित्रों इस उदाहरण में मैंने जो आत्मकारक ग्रह है उसको बुध को मान लिया है। बुध, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कैसे राज संबंध योग का निर्माण कुंडली में होगा। बुध को मित्रों 25 डिग्री मैंने लिया हुआ है, ये हो गया आत्मकारक। और बुध से दूसरे नंबर पे बुध मित्रों मान लीजिए कि इस कुंडली में एक उदाहरण दे रहा हूं कि मान लीजिए कि बुध इस कुंडली में सबसे ज्यादा डिग्री बुध के पास है 25 डिग्री, इसलिए बुध हो गया आत्मकारक। और उसके बाद शनि आते हैं, शनि के पास दूसरे नंबर की डिग्री है, दूसरे शनि है कि 22 डिग्री पे, तो बुध के बाद शनि का नंबर आता है, तो शनि हो गया अमात्य कारक। अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से दिखाता हूं कैसे इस कुंडली में पहली परिभाषा के अंतर्गत राज संबंध योग का निर्माण होगा। तो मित्रों, प्रस्तुत उदाहरण दशमेश हो गए शुक्र। अब कहता यह है कि दशमेश शुक्र, अब हमें ये देखना है, पहला सबसे पहले ये देखना होगा कि अमात्य कारक ग्रह बैठे कहां हैं। मान लीजिए कि अमात्य कारक ग्रह यहां बैठे हैं। इस कुंडली में अमात्य कारक ग्रह इस उदाहरण में हो गए शनिदेव, क्योंकि उनके पास एक प्रस्तुत उदाहरण है दूसरे नंबर की डिग्री प्राप्त है। अब कहा यह गया है कि दशमेश,
तो प्रस्तुत उदाहरण में दशमेश हो जाते हैं शुक्र। चलिए हमने शुक्र को लिख लिया एकादश भाव में। तो जो पहली प्रकार की परिभाषा कही गई है उसमें कहा यह गया है कि दशमेश के ऊपर जिस राशि में अमात्य कारक ग्रह बैठे हैं, जिस राशि में अमात्य कारक ग्रह बैठे हैं उसकी दृष्टि, जिस राशि में अमात्य कारक ग्रह बैठे हैं उस राशि के स्वामी की दृष्टि दशमेश के ऊपर पड़े या उस राशि के स्वामी दशमेश के साथ युति करे, तब अमात्य राज संबंधियों का निर्माण होगा। तो मित्रों, अमात्य कारक ग्रह प्रस्तुत उदाहरण में शनिदेव हैं, और शनिदेव किस राशि में बैठे हैं? शनिदेव बैठे हैं धनु राशि में, और धनु राशि के स्वामी कौन होते हैं? गुरु। तो चलिए हमने मान लिया कि गुरु बैठे हैं यहां पे, गुरु आपकी कुंडली में तीसरे भाव में बैठे हैं और गुरु की नवीं पूर्ण दृष्टि दशमेश शुक्र के ऊपर जा रही है। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत उदाहरण में अमात्य कारक ग्रह हो गए शनिदेव, जो कि बैठे हैं कुंडली के पंचम भाव में, और शनिदेव जिस राशि में बैठे हैं वो है धनु राशि, जिसके स्वामी होते हैं गुरु। गुरु बैठे हैं कुंडली के तीसरे भाव में इस उदाहरण में, और इनकी नवम पूर्ण दृष्टि दशमेश शुक्र के ऊपर जा रही है। और जैसे कि मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि जो पहली प्रकार की परिभाषा है राज संबंध योग बनाने की, उसके अंतर्गत कहा यह गया है कि दशमेश के ऊपर जहां हमें ध्यान देना कि अमात्य कारक ग्रह जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के स्वामी दशमेश के ऊपर चाहे दृष्टि डालें चाहे दशमेश से युति करें, तब राज संबंध योग बन जाएगा। इसको इस तरह से ही बन सकता है। मानिए यहाँ पे अमात्य कारक जिस राशि में बैठे हैं वो धनु राशि, जिसके स्वामी हैं गुरु, गुरु दशमेश के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, या चाहे गुरु यहाँ पे शुक्र के साथ युति कर लें तो भी राज संबंध योग का निर्माण हो जाएगा। मित्रों, यहां बैठे थे गुरु तो उनकी दशमेश के ऊपर नवम पूर्ण दृष्टि पड़ रही थी, दशमेश शुक्र के ऊपर नवम पूर्ण दृष्टि पड़ रही थी, जिससे राज संबंध योग का निर्माण हुआ। या फिर गुरु जो कि अमात्य कारक जिस राशि में बैठे हैं वो गुरु की राशि, गुरु अगर चाहे शुक्र के साथ अगर युति कर ले तो भी राज संबंध योग का निर्माण हो जाएगा। या फिर कहते ये हैं कि पहली परिभाषा में ही बी पार्ट में, पहली परिभाषा में बी पार्ट में कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर अमात्य कारक स्वयं चाहे दशमेश के ऊपर दृष्टि डाले या अमात्य कारक ग्रह दशमेश शुक्र के साथ, दशमेश के साथ चाहे युति में हो। मतलब ऑप्शन ए में हो गया कि अमात्य कारक ग्रह जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी दशमेश के ऊपर दृष्टि डाले तो राज संबंध योग बनेगा, या फिर अमात्य कारक ग्रह जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी दशमेश के साथ युति करे तो राज संबंध योग का निर्माण हो जाएगा। और पहली परिभाषा के अंतर्गत जो बी पार्ट है उसमें यह कहा गया है कि ठीक है, ऐसा अगर नहीं हो पा रहा है तो अमात्य कारक ग्रह स्वयं चाहे दशमेश के ऊपर दृष्टि डाले चाहे दशमेश के साथ युति करे तो कुंडली में राज संबंध योग का निर्माण हो जाएगा। अब मित्रों, अब हम बात करते हैं राज संबंध योग की कुंडली में बनने की दूसरी परिभाषा के ऊपर। ये थी मित्रों पहली परिभाषा, जो हमारी पहली परिभाषा बताई गई है राज संबंध योग बनाने की। इसके अंदर दो पार्ट हो गए, ए पार्ट और बी पार्ट। अब हम बात करते हैं दूसरी परिभाषा की, जो इसके अंतर्गत राज संबंध योग का निर्माण होता है। तो मित्रों, दूसरी परिभाषा यह है राज संबंध योग बनाने की कि एकादश भाव के ऊपर खुद एकादशेश की दृष्टि आ रही हो और दशम भाव में न कोई अशुभ ग्रह हो न किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो। ध्यान दीजिएगा, राज संबंध योग बनाने की जो दूसरी परिभाषा बताई गई है उसके अंतर्गत कहा गया है कि एकादशेश स्वयं अपने ही घर एकादश भाव के ऊपर दृष्टि डाले और दशम भाव में न कोई अशुभ ग्रह हो न किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो, तब कुंडली में दूसरे प्रकार की परिभाषा के अंतर्गत राज संबंध योग का निर्माण हो जाएगा। तो मित्रों, प्रस्तुत उदाहरण में आपको एक उदाहरण देता हूं कैसे बनेगा दूसरी परिभाषा के अंतर्गत राज संबंध योग। मान लीजिए प्रस्तुत उदाहरण में मित्रों एकादश भाव में आ रही है मिथुन राशि, जिसके स्वामी होते हैं बुध। तो हमने जो बताया है परिभाषा में कि एकादशेश की एकादश भाव पर दृष्टि आ रही होनी चाहिए और दशम भाव में न कोई अशुभ ग्रह हो न किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो, तब राज संबंध योग का निर्माण होता है। तो प्रस्तुत उदाहरण में मित्रों एकादश भाव के स्वामी होते हैं बुध। तो चलिए हमने मान लिया कि बुध कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं, जिनकी सातवीं पूर्ण दृष्टि एकादश भाव के ऊपर आ रही है। दूसरी प्रकार की परिभाषा में क्या कहा कि एकादशेश की खुद अपने घर एकादश भाव के ऊपर दृष्टि आ रही होनी चाहिए और दशम भाव में न कोई अशुभ ग्रह स्थित होना चाहिए और न किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि आ रही होनी चाहिए। तो चलिए हमने मान लिया कि प्रस्तुत उदाहरण में कि एकादशेश होते हैं बुध, एकादश भाव में आ रही मिथुन राशि जिसके स्वामी होते हैं बुध,
और बुध बैठे हैं कुंडली के पंचम भाव में, जो अपनी साफी पूर्ण दृष्टि से एकादश भाव को देख रहे हैं, और दसम भाव में ना कोई अशुभ ग्रह है, न किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है। तो दूसरी परिभाषा के अंतर्गत कुंडली में राज संबंध योग का निर्माण हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं तीसरी प्रकार की परिभाषा जिसके तहत कुंडली में राज संबंध योग का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं तीसरी परिभाषा की परिभाषा में। तो तीसरी प्रकार की परिभाषा में यह कहता है कि कुंडली के किसी शुभ स्थान पर आत्मकारक ग्रह और अमात्य कारक ग्रह युति करें तो भी कुंडली में राज संबंध योग का निर्माण होगा। तीसरी प्रकार की परिभाषा के अंतर्गत यह कहा गया है कि आत्मकारक ग्रह मतलब वो ग्रह जिसकी लग्न चार्ट में सबसे ज्यादा डिग्री हो, फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर पे ग्रह आए डिग्री में वो हो गया अमात्य कारक ग्रह। तो तीसरी प्रकार की परिभाषा में यह कहा गया कि कुंडली में अमात्य कारक ग्रह और आत्मकारक ग्रह कुंडली के अगर किसी शुभ भाव में युति करते हैं तब जाकर के कुंडली में राज संबंधियों का निर्माण तीसरी परिभाषा के अंतर्गत भी हो जाएगा। तो हमारी प्रस्तुत उदाहरण में तो हमने जो लिया है, बुध को आत्मकारक ग्रह माना है, मान लिया है कि बुध की डिग्री सबसे ज्यादा है। फिर बुध के बाद उसी के घटते हुए क्रम में दूसरे नंबर पे आ रहे हैं शनिदेव, इनको हमने अमात्य कारक ग्रह माना है। अब अगर कुंडली के किसी शुभ भाव में मान लीजिए कि बुध और शनि युति में हो तो कुंडली में एक उदाहरण माध्यम से आपको बता रहा हूं कि बुध प्रस्तुत उदाहरण में हो जाते हैं आत्मकारक ग्रह, शनि प्रस्तुत उदाहरण में हो जाते हैं अमात्य कारक ग्रह। तो कुंडली के अगर किसी शुभ भाव में बुध और शनि युति करते हैं तो कुंडली में राज संबंध योग का निर्माण होगा। यहां पर शुभ भाव से तात्पर्य यह है कि आत्मकारक और अमात्य कारक ग्रह की युति 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए। 6वें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए, और ना ही अपनी नीच राशि में होना चाहिए, ना ही अस्त होने चाहिए। तो उस दशा में कुंडली में जाकर के आपका तीसरी परिभाषा के अंतर्गत राज संबंध योग का निर्माण हो गया। क्या कहा गया तीसरी परिभाषा में कि आत्मकारक ग्रह जो भी आपकी कुंडली में होगा और जो भी आपकी कुंडली में अमात्य कारक ग्रह होगा वो दोनों युति करेंगे कुंडली के किसी शुभ भाव में, तो कुंडली में राज संबंध योग का निर्माण हो जाएगा। शुभ भाव से तात्पर्य यह है कि आत्मकारक ग्रह और अमात्य कारक ग्रह की युति 6, 8, 12 में नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर राज संबंध योग कुंडली में बन रहा है राज, तो व्यक्ति को किसी हायर लेवल स्टेटस की बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेन लेवल की जॉब उसे मिलेगी, जहां पे काफी जिम्मेदारी वाला काम हो, और ऐसा व्यक्ति काफी बड़े स्तर की जिम्मेदारी को हैंडल करने में सक्षम होता है। स्किल उसके प्राप्त होती है, स्किल उसके पास होती है, गुण होता है, कौशल होता है। मित्रों, यह था राज संबंध योग। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं, प्रेरणा प्रदान करते हैं कि हम और अच्छे वीडियो बना सके और आपके सामने ला करके प्रस्तुत कर सके। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।